10th की मेरिट बेस है। ऑल इंडिया की जॉब है ग्राम डाक सेवक, GDS। ठीक है, ग्राम डाक सेवक, जिसको आप पहले पोस्टमैन बोलते थे, वही वाली ये जॉब होने वाली जा रही है। बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ आई हैं पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे, 44,228। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं का भी किसी भी स्टेट का डाल सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट, अदर स्टेट का डालोगे, मान लीजिए असम का डालोगे, तो असमिया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आंध्रा का डालते हो, तो वहाँ की तेलुगु लैंग्वेज फिर आपको आनी चाहिए, तो वो वाला टेस्ट भी फिर आपको पास करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अपने स्टेट का ही डालें। ठीक है, फिर आपको कोई टेस्ट वेस्ट नहीं पास करना पड़ता। तो ये सारी जानकारी मैं इसमें बताने वाला हूँ बच्चों। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो दिसंबर आ रहा है, इससे पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, इसी साल में ही ये भर्ती कंप्लीट भी होनी है और बहुत तेजी से कंप्लीट होनी है। यहाँ पर आप ये फॉर्म कब से भर सकते हैं? आज ही से भर सकते हो, इस वीडियो के तुरंत बाद भर सकते हो। ये इंडियन पोस्ट की वेबसाइट है। जो आपने डाक खाने तो सुने हैं ना सबने, वही ये इंडियन पोस्ट वाली ही जॉब है। डाकिया का काम भी आपने सुना है, पोस्टमैन का क्या होता है, वही वाली ये जॉब है, आप समझ लीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 4 घंटे ही काम करना है इसमें। कितना? ओनली फॉर 4 आवर्स। आप मैक्सिमम 8 घंटे कर सकते हो, लेकिन बाकी के 4 घंटे के लिए आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 4 घंटे की ही जॉब आप इसको मान करके चल सकते हैं। वैसे भी डाकिया का काम इतना ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कब से फॉर्म आ रहे हैं, तो ये 15/7 यानी आज ही से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और एडिट करेक्शन विंडो, अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में वो फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। बच्चे, यहाँ पर जो पोस्ट हैं, यहाँ पर किस किस नाम से पोस्ट आई है? एक तो BPM पोस्ट आई है यहाँ पर, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर भी आप कहलाओगे। जी हाँ, कहलाओगे। BPM कहलाओगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM, यही आपका पोस्टमैन होता है। डाक सेवक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ग्राम लगा दिया तो GDS की भर्ती बोली गई। G फॉर ग्राम, और D फॉर डाक, और S फॉर सेवक। तो ग्राम डाक सेवक की ये भर्ती है। 44,228 ये टोटल पद हैं। कहाँ कितने हैं? एक बार भाई सीन 2 लगा दो, ताकि सबको दिख जाए कि भाई साहब कहाँ पर कितने हैं। तो ये जैसे पंजाब है, मान लीजिए पंजाब में भी क्या लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज का? हिंदी या इंग्लिश का चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश पंजाबी का चल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश पंजाबी का चल जाएगा। सबका अपना अपना अलग अलग आपको दे रखा है। तो पंजाब की ये सारी वैकेंसीज गिनी जाएंगी, एक ओनली पंजाबी का चलेगा। तो पंजाब वालों के लिए इतनी वैकेंसीज हो गई हैं। अब आप देखो, यूपी वाले देखें, उत्तर प्रदेश में ओनली एक ही है, हिंदी ही चलेगी। हिंदी आपको आती है तो ये फॉर्म भरना। 4588 वैकेंसी है, जो सबसे ज्यादा है। बाकी टोटल हर स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसीज दी हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से, जो आपको आता है उस हिसाब से एलिजिबल हो। जैसे वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज भी चलती है, नेपाली भी चलती है, और बंगाली, नेपाली, इंग्लिश, ये सब, और हिंदी। तो यहाँ पर सब भाषाओं में काम होगा, इसलिए यहाँ वेस्ट बंगाल की तोड़ तोड़ करके वैकेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, कुछ इन लोगों को बिल्कुल प्योरली बंगाली में चाहिए, कुछ लोग इनको प्योरली जो नेपाली में चाहिए, कुछ लोग इनको इंग्लिश में भी चाहिए, और कुछ हिंदी में भी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी। तो जैसे इंग्लिश या हिंदी में आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो यूपी का बच्चा है वो ऐसे अप्लाई कर सकता है। अगर आपको ये लगता है यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी डाउन चली जाएगी अपनी मेरिट, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी बच्चे, यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ, क्योंकि जब ऐसी नौकरी है तो सर ये भी बता दीजिए कि इसमें सैलरी कितनी बनेगी, तो वो भी आप एक बार देखें। BPM की पोस्ट अगर आपको मिलती है तो करीब 12,000 से आपकी सैलरी शुरुआत होगी, और 3% का इंक्रीमेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जैसा इनका कहना है। और ये डाक सेवक, इसमें 10,000 की आपकी सैलरी शुरू होगी। देखिए, 4 आवर्स डेली वर्क है आपका, और आफ्टर दैट इंसेंटिव विल बी गिवन। तो इंसेंटिव इसके बाद दिया जाएगा एड ऑन करके। ठीक है, तो 10,000 क्या कुछ सैलरी होती है? नहीं बेटा, इसमें क्या होता है कि भाई आपका 1 घंटा, मान लीजिए 5 आवर्स उन्होंने डेली कराया है, तो आपका करीब करीब 12,000 बन जाएगा। तो उस तरह का ये पर आवर के हिसाब से आपका इंसेंटिव कैलकुलेट करके आपको देते हैं। ठीक है, बाकी
यहाँ पर और अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 40 साल के बीच के लोग, सब लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट है, जैसे नियम अनुसार छूट होती है वही है। OBC के लिए 3 साल की छूट है। इसको हैंडीकैप लोग भी भर सकते हैं, इसको जिसको आई विजन है उस वो लोग भी भर सकते हैं, जिसका लो विजन है, जिसको कलर विजन है वो लोग भी भर सकते हैं, सब लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। पर्सन जो डिसेबिलिटी है उनमें इतने इतने की छूट दे रखी है, तो आप प्लीज इस हिसाब से देख लें। आगे बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो ओनली 10th मांगी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इतने वैसे पढ़े लिखे हो नहीं, पर फिर भी बता देता हूं कि 10th पास, ओनली 10th पास आप इस पे जाइएगा। और 10th पास के बाद और क्या है, तो भाई लोकल लैंग्वेज में, यानी जैसे आपने उत्तर प्रदेश है तो कम से कम 10th तक उत्तर प्रदेश में, यूपी में मान लीजिए हिंदी की वैकेंसी निकली है, तो कम से कम 10th में आपने हिंदी पढ़ी हो, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, मान लीजिए आप बंगाली वाला चूज करते हैं तो 10th तक आपके पास वो विषय रहा हो, ऐसा इनका कहना है। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, ये कह रहे हैं कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर नॉलेज होगी तो बहुत अच्छा हमारे काम के लिए। नॉलेज ऑफ द साइकिलिंग, यानी आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, भाई आपको डाक बंटवानी है उनसे, ठीक है, आपसे मतलब डाक बंटवानी है उनको। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये कह रहे हैं भाई हम आपको रहने के कोई घर वर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो आप पे अपने रहने वहने का पर्याप्त संसाधन हो, हमारी तरफ मुंह उठा के मत देखना। ठीक है, तो इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं कि भाई जो जिन लोगों को CGPA मिला हुआ है, जहां पर परसेंटेज नहीं होती, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो मेरिट लिस्ट 10th के मार्क्स के आधार पर बनेगी। अब यहां पर 9.5 ये इन्होंने बोला है कि 9.5 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ही हम परसेंटेज निकालेंगे, और ये भी साफ बोल दिया है कि आप अपना CGPA ही डालें, आप अपना ग्रेडिंग सिस्टम ही डालें। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर 9.5 करके गुणा करके परसेंटेज निकाल के डालो, वो कह रहे हैं हम खुद निकाल लेंगे, वो कष्ट आपको नहीं करना है। आपका अगर 9 आया तो 9 डालें, आप 10 आया तो 10 डालें। पर इन्होंने बोला कि 10 वाले को हम 9.5 यानी 95% के आसपास ही ये मानेंगे। ये 10 जिसकी 10 ग्रेडिंग है उसको मैक्सिमम मतलब 10 से ज्यादा तो होती नहीं CGPA में, तो ये 95% से ज्यादा मानते ही नहीं, ये रूल भी रहा है पहले से। और जिसकी 9 ग्रेडिंग है उसकी 9 में 9.5 की मल्टीप्लाई कर लो, तो भैया इतना परसेंटेज उसका बनेगा। तो आप परसेंटेज की गुणा, आप मत निकालना परसेंटेज, वो कह रहे हैं आप तो इतना ही भर दीजिए, 9 ग्रेडिंग है तो 9 भरिए, हम खुद निकालेंगे परसेंटेज, पर वो इस हिसाब से निकाला जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला है कि जिसके CGPA इस तरह से चल रखे हैं। सर आप क्या 3 वाला तो भैया फेल होता है, तो इसलिए 3 वाला उसने दिया भी नहीं है, फेलियर नहीं चाहिए, चाहिए पास वाला ही। अब यहाँ पर कितने रुपए फीस लगेगी इस फॉर्म की, तो फीस भी कोई खास नहीं है, आप देख लो आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। 100 रुपए की फीस है, वो भी जनरल OBC के लिए, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST किसी मतलब मेल हो फीमेल हो, सबके लिए 0 फीस है। और PW कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की भी कोई फीस नहीं है। आगे अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट लगेगी, और मेरिट लिस्ट मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, जो आपका ग्रेड पॉइंट्स हैं या जो आपके मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस पर ही हम एक मेरिट बना देंगे। और भैया आगे क्या लिखा है, अगर आप देखें तो इसमें 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, हाँ जहां पर मार्कशीट वाला प्रोग्राम है और वहां पर ग्रेड दिया हुआ है, कई सारे बोर्ड ऐसे स्टेट्स के वो होते हैं, तो स्टेट वाले बोर्ड या जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वो तो ऐसा नहीं करते। तो वो कह रहा है कि हम मानेंगे नहीं, फिर जहां मार्क्स दिए जाने चाहिए और वहां भी ग्रेड दे रखा है तो वो फिर मान्य नहीं होगा, यहाँ मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर बच्चे ऐसा है नहीं, वैसे किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, तो इसको इग्नोर ही करें पॉइंट को। बाकी ये इन्होंने वही समझाया है कि 100 को 9.5 के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी और देखेंगे तो देखिए ये बात यहाँ इन्होंने लिख दी है, इट इज टू क्लैरिफाई दैट द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट या ग्रेड इनटू मार्क्स, यानी आपको कोई आवश्यकता नहीं है अपने पॉइंट
अपने जो है पॉइंट या ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, आप वही उसमें लिख दें, जो पॉइंट ग्रेड जो भी है आपका वो वैसा ही लिख दें, हम खुद कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा बोर्ड ने दिया है वैसा ही आप लिख दें वहां। और भाई कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कोई आपका एग्जाम वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही मेरिट लिस्ट है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद ही कैसे पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, तो इन्होंने बोला द लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी द रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पर आपको कौन कौन लोग, कौन कौन बच्चे बाय नेम उनके जो है शॉर्ट लिस्ट करके दिखाएंगे, भैया आपका सिलेक्शन हो गया, यूपी के अंदर आपका हुआ, उत्तराखंड के अंदर आपका। तो ऐसे ऐसे ये जो है हर एक बच्चे की लिस्ट डाल देंगे और बहुत तेजी से कार्यक्रम होगा। और अगर आगे ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, यानी इसके बाद कह रहे हैं कि हम आपके फिजिकल से मतलब है, फिजिकल वेरिफिकेशन से मतलब है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के बुलाएंगे 2 सेट, भाई अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। तो फिर उनको चेक करेंगे कि जो परसेंटेज डाला था वो सही भी है या कुछ ऐसे ही आपने डाल दिया। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे वो बताया हुआ है कि मार्कशीट जरूर चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज 3 चीज तो बहुत जरूरी है सभी के लिए। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका वो सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10th की मार्कशीट है तो वही सबसे बड़ा प्रूफ है। 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होता है, कोई ये अलग से नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी जिस पर 2 मार्कशीट हो, एक सर्टिफिकेट अलग मार्कशीट अलग, तो वो जरूर ले जाएं सर्टिफिकेट को भी। और वैसे लेके तो जाना ही है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो सबको लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा करके ले जाओ कि मैं पूरी तरह से मेडिकल फिट हूँ, सीएमओ का ले जाओ तो और बढ़िया है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ट्राइबल, ये उनके लिए जो अरुणाचल प्रदेश के केस में दिया, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इनमें इन्होंने बोला है कि जो 2 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज फॉर सबमिशन, यानी एक ओरिजिनल और 2 सेट बना के ले जाने हैं इन डॉक्यूमेंट्स के, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे अपने ही साइन करने हैं, किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन की आवश्यकता नहीं है। बच्चों पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, शुरू से लेकर के आखिर तक डॉक्यूमेंट्स तक यही कार्यवाही होनी है। अभी उन बच्चों को इस पे आवश्यकता नहीं है, किन बच्चों को, जिनको भाई जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ फॉर्म भर दो और भूल जाओ।